दोस्तों, इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एक्टिविटीज और इंडियन नेशनल मूवमेंट के जनक कहीं ना कहीं राजा राम मोहन रॉय को माना जाता है, जिन्होंने भारत में सबसे पहले सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज को ब्रिटिशर्स के सामने रखने का काम किया। उन्होंने अपने ब्राह्मो समाज के थ्रू विमेन अपलिफ्टमेंट, कास्ट सिस्टम की प्रॉब्लम्स और सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स को लेकर लोगों में अवेयरनेस फैलाने का काम किया। इसके अलावा 1857 की क्रांति के पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लैंडलॉर्ड्स ने फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को 1837 में कलकत्ता में एस्टैब्लिश किया था, जो लैंडलॉर्ड्स के इंटरेस्ट के इश्यूज को प्रेजेंट कर रहे थे। ये ऑर्गेनाइजेशन बाद में 1851 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के साथ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में मर्ज कर दिया गया। 1870s में इंडियन नेशनल मूवमेंट पहले से ज्यादा मैच्योर फेज में बढ़ने लगा और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के क्रिएशन की आवाज और ज्यादा बुलंद हुई। 1866 में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को एस्टैब्लिश किया, जिसमें उन्होंने इंडियंस की प्रॉब्लम्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखा। नौरोजी ने अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और स्कॉलर आर.सी. दत्त ने अपनी किताब द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के थ्रू इंडियंस के एक्सप्लॉयटेशन और पॉवर्टी को एक सिस्टमैटिक तरीके से उजागर करने का काम किया। उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी के थ्रू इंडियंस को समझाया कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया को डेवलप नहीं कर रहे थे, बल्कि उसे एक्सप्लॉयट कर और गरीब बनाते जा रहे थे। इसके अलावा 1876 के समय सुरेंद्र नाथ बैनर्जी नाम के एक अच्छे राइटर और ओरेटर और यंगर नेशनलिस्ट लीडर आनंद मोहन बोस ने बंगाल में इंडियन एसोसिएशन को एस्टैब्लिश किया। ये आगे बंगाल के कई गांवों और कस्बों से लोगों को पॉलिटिकली यूनाइट करने वाला था। इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में एज लिमिट रिफॉर्म्स, आर्म्स एक्ट और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के अगेंस्ट एजिटेशन में भी इसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। बाद में इंडियन एसोसिएशन की कुछ ब्रांचेस बंगाल के बाहर भी स्टैब्लिश हुई, जो काफी फेमस हुई, लेकिन इसे ऑल इंडिया बॉडी का रिकग्निशन नहीं मिला, क्योंकि इनकी डिमांड्स लार्जली लोकल रीजन्स के इश्यूज तक लिमिटेड थी। बाकी की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शनिंग और स्कोप भी काफी नैरो और लिमिटेड था, जिन्हें ज्यादा रिकग्निशन नहीं मिला। बंगाल के अलावा इंडिया के कई और पार्ट्स में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनी, जिसमें जस्टिस राणा डे ने पूना सार्वजनिक सभा को एस्टैब्लिश किया, जो ब्रिटिश पॉलिसीज और इकोनॉमिक इश्यूज को जर्नल्स के थ्रू रेज कर रहे थे। साथ में मद्रास महाजन सभा 1881 और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 ने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव पॉलिसीज का भरपूर क्रिटिसिज्म किया। खैर, अब समय आ गया था जहां कई नेशनलिस्ट लीडर्स को लगा कि सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को एक यूनिफाइड तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपनी मांगों को पॉलिटिकल तरीके से मनवा सकते हैं। इसलिए इंडियन एसोसिएशन ने कलकत्ता में दिसंबर 1883 को एक ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया, जिसमें बंगाल के साथ बाहर के लीडर्स भी शामिल हुए और फाइनली 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ। चलिए ब्रीफली नजर डालते हैं प्री इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस की डिमांड्स पर। डिमांड्स ऑफ प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस। दोस्तों, प्री कांग्रेस लीडर्स की सबसे पहली डिमांड थी पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम करना, जिसके थ्रू ब्रिटिशर्स अपने वॉर्स और एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशंस को फुलफिल कर रहे थे। दूसरी डिमांड थी इंडियन सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म्स, जिसकी चर्चा हमने पहले की। इसके अलावा ये ऑर्गेनाइजेशंस लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस के इन्वॉल्वमेंट की डिमांड को भी पुश कर रहे थे, ताकि इंडियंस को अपने देश की गवर्नेंस में रिप्रेजेंटेशन मिले। वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की तरह यूज कर ब्रिटिश रिप्रेसिव पॉलिसीज का पॉलिटिकल विरोध भी करना चाहते थे, ताकि सिविल लिबर्टीज पर अटैक कम हो सके। वो प्रेस की लिबर्टी के भी सपोर्टर थे, इसलिए इनमें से कई ऑर्गेनाइजेशंस ब्रिटिश गवर्नमेंट के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जैसे